हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो श्रृंखला उसको और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये जाना कि मध्य प्रदेश क्या है, कब बना, कितने ज़िले हैं, ये सभी थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने प्राप्त किया। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम फिजिकल मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना कैसी है, भौतिक संरचना विभाजन कैसे किया गया है। तो मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना या फिर इसको कह सकते हैं विभाजन, कैसे किया गया है। एक होता है मध्यभूमि, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा हमारा है पूर्वी पठार। इसका मतलब है मध्य प्रदेश या मध्यभूमि, सतपुड़ा, पूर्वी पठार। इसका मतलब क्या है, 3 भागों में बेसिकली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को बांटा गया है। मध्यभूमि की बात करें उसमें मालवा का पठार आता है, दूसरा बुंदेलखंड का पठार आता है, तीसरा रीवा पन्ना का पठार आता है, मध्य भारत का पठार आता है, चौथे की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी ये भी इसमें आती है। सतपुड़ा में बेसिकली 4 चोटियां हैं, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैका। ये दोनों चोटियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पूर्वी पठार की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार, इसमें आता है। इस प्रकार मध्यभूमि में जो चीजें आती हैं, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है, मध्य भारत का पठार आता है, नर्मदा सोन घाटी आती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, लगभग 28% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के 28% क्षेत्रफल में। और बुंदेलखंड का जो पठार है वो सबसे छोटा पठार है, जो लगभग 7% क्षेत्रफल हमारा मध्य प्रदेश का घेरता है। तो इस प्रकार ये हमारी भौतिक संरचना है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार हमारी जो संरचना है मध्य प्रदेश की, इस प्रकार इसको विभाजित किया गया है। हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, डायग्राम बना के समझेंगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, तो हम मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैप बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश का हमारा मैप है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो क्षेत्र है जो दिख रहा है ऐसे करके, ये है मध्य भारत का पठार। क्या है, मध्य भारत का पठार है। ये जो क्षेत्र है वो मध्य भारत का पठार है। यहाँ से अगर हम इसको और इधर ले लें
ये है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ से ऐसे करके ये है मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है। यहाँ पर इस साइड में थोड़ा सा इस साइड में हो जाएगा, ये है रीवा पन्ना का पठार। ये क्या है? रीवा पन्ना का पठार है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये है नर्मदा सोन घाटी। यहाँ से यहाँ लेकर पूरा नर्मदा सोन घाटी है। इस क्षेत्र की बात करें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? बघेलखंड का पठार है। क्या है? बघेलखंड का पठार है। और ये है पूरा का पूरा सतपुड़ा क्षेत्र। क्योंकि सतपुड़ा है तो सतपुड़ा में इधर है राजपीपला, फिर मिलेगी आपको ग्वालियर, और फिर इधर आ जाएगा होशंगाबाद। यहाँ मिलेगी आपको महादेव, महादेव श्रेणी, और इधर मिलेगी मैकर श्रेणी। ये मैकर श्रेणी है, ये महादेव है, ग्वालियर है, और ये राजपीपला। इस प्रकार पूरी की पूरी हमारी श्रेणी सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। अगर हम इसके प्रतिशत की बात करें तो मध्य भारत का जो पठार है वो लगभग 7.7%, 10.68% के आसपास फैला हुआ है। बुंदेलखंड का जो पठार है वो 7.7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मालवा का पठार 28% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा पठार है। क्या है? सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो ये 26% क्षेत्रफल में फैली हुई है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका 26% क्षेत्रफल ये घेरती है। बघेलखंड का पठार लगभग 7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और 11% के आसपास सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है, और 10% के आसपास लगभग ये फैला हुआ है। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन का जो परसेंट है वो ये है, आपके सामने है। अगर हम इसको देखें तो सबसे बड़ा जो पठार है हमारा वो कौन सा है? वो मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार है। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। सबसे छोटा पठार जो है वो बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का जो पठार है वो सबसे छोटा पठार है, सबसे छोटा पठार। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश की जो श्रेणियां हैं, मध्य प्रदेश के पठार हैं, वो आपके सामने मैप के द्वारा दिखा दिए गए हैं। ये आपके सामने बना हुआ है। तो हम इसको पढ़ेंगे, इससे पहले आपको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हम एक एक करके इसको डिस्कस करने वाले हैं कि किस पठार में क्या है, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ के लिए फेमस है। तो उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सबसे पहले मालवा के पठार की बात करेंगे। मालवा का पठार जो है क्रेटेशियस काल में बना था। क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा ये बना था। प्राकृतिक घटना होती है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होती है? जमीन के अंदर से जो लावा निकलता है उसके द्वारा जो पठार बनते हैं वो ज्वालामुखी के पठार कहलाते हैं। मालवा का पठार भी ज्वालामुखी से बना है। चूंकि ज्वालामुखी से बसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है, बसाल्ट या बेसाल्ट भी कहते हैं इसको।
बसाल्ट या बेसाल्ट चट्टान से बना है, और बसाल्ट चट्टान बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का विकास है, काली मिट्टी का विकास हुआ है। तो मालवा के पठार में, पूरे मालवा के पठार में काली मिट्टी का विकास हुआ है, काली मिट्टी बनी है, क्योंकि ये ज्वालामुखी क्रिया से बना है, इसलिए बेसाल्ट चट्टान बनी है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का विकास हुआ है। काली मिट्टी को सेल्फ जुताई मिट्टी भी कहते हैं। सेल्फ जुताई मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी गिरने पर ये चिपचिपी हो जाती है और सूखा पड़ने पर इसमें दरार पड़ जाती है, इसलिए इसके कण इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए इसको सेल्फ जुताई मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगोड़ मिट्टी भी है। रेगोड़ मिट्टी या रेगोड़ मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। कपास की खेती इसमें सबसे अधिक होती है। अगर हम मालवा के पठार की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सोयाबीन यहीं से होता है, और गेहूं की फसल भी सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको रोटी की टोकरी कहा जाता है। मालवा के पठार को रोटी की टोकरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गेहूं सबसे अधिक उत्पादित होता है। यहाँ पर बड़े बड़े शहर भी हैं। यहाँ आप देखेंगे, आप लोग इधर इस साइड में, यहाँ आपको इंदौर मिलेगा, यहाँ धार मिलेगा, यहाँ पीथमपुर है, भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है इसको, पीथमपुर धार को। यहाँ पर इधर जाएंगे तो आपको महाकाल नगरी मिलेगी, उज्जैन मिलेगा, इधर देवास मिलेगा, सीहोर मिलेगा, इधर भोपाल आ जाएगा, भोपाल भी इसी में आता है। तो बड़े बड़े शहर इसमें आपको मिलेंगे। इसका मतलब पश्चिमी जो हिस्सा है हमारा मध्य प्रदेश का, वो किसमें आता है? मालवा के पठार में आता है। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ से एक बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी इंदौर के जालगांव पहाड़ी से निकलती है, महू इंदौर। यहाँ से काकड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। क्षिप्रा नदी जो महाकाल नगरी स्थित है उसी नदी के किनारे स्थित, यहाँ से काली सिंधु निकलती है, पार्वती भी निकलती है। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो मैं आपको कायदा डायग्राम बना के इसको बताऊंगा। तो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं यहाँ पर, चंबल, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, ये नदियाँ हैं। मालवा के पठार में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अलीराजपुर और झाबुआ भी है, और इस क्षेत्र में एक जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है जिसका नाम है भील जनजाति। भील जनजाति के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। भील जनजातियों का एक त्योहार है जिसको भगोरिया हाट कहते हैं। इस प्रकार अगर इसकी ऊंची चोटी की नाम बताएं, उस चोटी की बात करें तो सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार है। सिगार इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मालवा के पठार के बाद हम चलते हैं मध्य भारत के पठार पर। मध्य भारत का पठार हमारा एक क्षेत्र आता है, इसमें यहाँ पर आपको श्योपुर मिलेगा, यहाँ पर आपको मुरैना मिलेगा, यहाँ पर भिंड मिलेगा, यहाँ ग्वालियर मिलेगा इधर, और आपको यहाँ मिलेगा शिवपुरी। ये पूरे के पूरे जिले, और यहाँ पर मंदसौर और नीमच दो जिले भी आते हैं। ये पूरे के पूरे जिले इसमें मध्य भारत पठार में आते हैं। साथ में कोटा राजस्थान, कोटा पारा भी इसमें आ जाता है मध्य भारत के पठार में, जो राजस्थान के जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं मध्य भारत के पठार में, नीमच, मंदसौर के कुछ भाग आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, ये सभी जिले इसमें शामिल होते हैं मध्य भारत के पठार में। इस पठार में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अपरदन होता है। अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, क्योंकि चंबल नदी सबसे ज्यादा अपरदन यही करती है। इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे श्योपुर और मुरैना में और भिंड में बड़े बड़े बीहड़ पाए जाते हैं। अगर आप जाना हो, आपका कभी मुरैना क्रॉस करेंगे तो धौलपुर और मुरैना के बीच में चंबल नदी मिलेगी आपको, तो वहाँ पर ऐसी संरचना मिलती है, इनको बीहड़ कहते हैं। बीहड़ या उत्खात भूमि इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपरदन के कारण, पानी के कटाव के कारण, मिट्टी के कटाव के कारण ऐसी संरचना बन गई। इसलिए सबसे ज्यादा अपरदन मध्य भारत के पठार में हुआ है।
और ये जो पठार है लगभग 10% 11% के आसपास इसमें फैला हुआ है मध्य प्रदेश। तो मध्य भारत का पठार हो गया। उसके बाद हम चलते हैं बुंदेलखंड के पठार के। बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश का 7.7% हिस्सा घेरता है। अगर हम इसकी बात करें बुंदेलखंड के पठार की, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्धबाबा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्धबाबा। और बुंदेलखंड यूपी और एमपी दोनों में फैला हुआ है। भिंड का कुछ हिस्सा आता है, शिवपुरी का कुछ हिस्सा आता है, करेरा वाला, दतिया कुछ आ जाता है, इसमें सागर आ जाता है, थोड़ा सा निवाड़ी आता है, टीकमगढ़ आता है, छतरपुर का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। ये पूरे के पूरे जिले इसमें आते हैं। झांसी आता है, ललितपुर आता है, ये यूपी वाले जिले भी इसमें आते हैं, बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। यहाँ से एक बड़ी अच्छी नदी निकलती है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की गंगा, तो प्रदूषण के आधार पर कहलाती है, जिसका नाम है बेतवा। यहाँ इसी पठार में बहती है। और दूसरी चीज ये भी है कि सिंध नदी की नदी इसमें बुंदेलखंड के पठार में पहुंच जाती है, शिवपुरी होते हुए। बुंदेलखंड के पठार में एक बड़े कवि हुए जिसका नाम क्या है? जगन्नाथ। इन्होंने परमाल रासो लिखी। परमाल रासो वह काव्य है जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि वीरता के गुणगान किए गए। आला उदल की कहानी इसमें है परमाल रासो में, या फिर इसको कहें आलखंड, आलाखंड। तो आलाखंड जो है जगन्नाथ द्वारा लिखी गई है। इस बुंदेलखंड में मुख्य रूप से गाई जाती है। यहाँ पर बुंदेलखंड की एक बात और है कि हरदौल की मनौती ये भी गाई जाती है। हरदौल की मनौती शुभ अवसरों पर गाई जाती है, फल वगैरह भरे जाते हैं तब गाई जाती है। तो ये बुंदेलखंड की विशेषता है बुंदेलखंड। उसके बाद हम चलते हैं रीवा पन्ना के पठार में। और रीवा पन्ना का जो पठार है वो कौन सा है? वो ये है। अगर हम देखें तो ये वाला जो है रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना ये ऐसे। रीवा पन्ना का पठार जो है वो कगारी प्रदेश है। कगारी प्रदेश बिंद कगारी प्रदेश है। बिंद कगारी प्रदेश क्या है? यहाँ पर एक समानांतर नर्मदा के उत्तरी छोर पर एक पर्वत है जिसका नाम है बिंद पर्वत, और दक्षिणी छोर पर है सतपुड़ा। बीच में क्या होती है? नर्मदा बहती है। बिंद कगार प्रदेश है, इसलिए इस पर रीवा पन्ना के पठार में सबसे ज्यादा जलप्रपात का निर्माण हुआ है, क्योंकि इसमें कठोर चट्टान पाई जाती है जो आसानी से नहीं कटती, इसलिए पानी ऊंचाई से गिरता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात भी यहाँ पाया जाता है, वो है रीवा में। कौन सा है? सिंचाई जलप्रपात है। बिहार नदी पर है सिंचाई जलप्रपात। केवटी और बहुटी जलप्रपात भी यहीं पर है, रीवा में ही। तो जलप्रपात सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि ये जो कगारी प्रदेश है यहाँ कठोर चट्टानों से बना हुआ है, जिसके कारण क्या है ये आसानी से कटते नहीं है, ऊपर से पानी गिरता रहता है। सबसे ज्यादा जलप्रपात यहाँ मिलते हैं। रीवा शहर को अगर रीवा की बात करें तो सफेद शेरों का शहर कहा जाता है। सफेद शेर यहाँ पाए जाते हैं रीवा। और रीवा आपको मिलेगा यहाँ इस क्षेत्र में मिलेगा रीवा। उसके बाद बघेलखंड में चले तो बघेलखंड जो है, अगर बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती हैं और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। लगभग 7% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसमें अगर बात करें तो गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती है। गोंडवाना लैंड क्या है? एक चट्टान का प्रकार जिसमें कोयला पाया जाता है, कोयला मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में देखेंगे आप कि कोयला सबसे ज्यादा पाया जाएगा। इसके सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली हमारी ऊर्जा राजधानी है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली है। और सिंगरौली में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। और इसी क्षेत्र में यहाँ पर इस जगह पर यहाँ देखेंगे तो शहडोल पाया जाता है, जहाँ पर पूरे भारत की सबसे बड़ी कोयले की परत पाई जाती है। यहाँ पर एक उमरिया भी है जिला, जिसमें भी कोयले की परत पाई जाती है, कोयले की चट्टान पाई जाती है।
तो इस क्षेत्र में कोयले का भंडार है। अगर कभी आ जाए कि सफेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है, कौन सा पठार है, तो अगर रीवा जिला ना आए तो हम बघेलखंड को लगा सकते हैं, क्योंकि इसको भी सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र में बात करें तो शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली ये सभी जिले इसमें आते हैं, नूरपुर भी इसमें आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं नर्मदा सोन घाटी पर। नर्मदा सोन घाटी की अगर बात करें तो इसके देखिए थोड़ा सा जल्दी से बना लेते हैं इसको। यहां से एक जिला है जिसका नाम है अनूपपुर। यहां से एक नदी निकलती है सोन, एक निकलती है जोहिला, और इधर निकलती है ये नर्मदा। नर्मदा नदी, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे। नर्मदा नदी के इधर उत्तर किनारे पर अगर देखा जाए इधर, तो ये फैला हुआ है, ये पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम है बिंदु, और नीचे जो फैला हुआ है वो है सतपुड़ा। तो जब भी कोई नदी दो पर्वतों के बीच से बहती है, इसका नाम है वो ब्रज घाटी बहती है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रज घाटी बहती है। इसका मतलब क्या है, नर्मदा और सोन घाटी ब्रज घाटी बहती है। ब्रज घाटी बहती है, इसका मतलब क्या है कि इसके एक छोर पर एक पर्वत होगा, दूसरे छोर पर एक पर्वत होगा। उन पर्वतों को क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे। और जो घाटी होगी उसको ब्रज घाटी कहेंगे। तो नर्मदा नदी ब्रज घाटी में बहती है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और ये नर्मदा नदी का क्षेत्रफल है, क्षेत्र है वो 26% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल घेरता है। नर्मदा और सोन घाटी 26% क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश के जाने जाती है। दूसरी चीज ये भी है, ये ब्रज घाटी बहती है तो ये डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती है। इसके ऊपरी छोर पर बिंद है, निचले छोर पर सतपुड़ा है। एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि दो पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है, तो वो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। इसकी जो घाटी है मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान, क्या है, सबसे निचला स्थान है। नर्मदा सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है। ये नदी डेल्टा भी नहीं बनाती है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम थोड़ी सी जानकारी लें इसकी, तो इसकी 1312 लंबाई है, 1312 किलोमीटर लंबाई है। अगर इसकी बात करें मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, 1077 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसको पवित्रता की दृष्टि से मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये सीधे सीधे जाके अरब सागर में मिल जाती है भरूच के निकट, और वहां पर एस्चुरी का निर्माण करती है, एक घाटी का निर्माण करती है जिसमें समुद्र का पानी भर जाता है। तो नर्मदा सोन घाटी ब्रज घाटी है। इसके बारे में, नदियों के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, एक नदियों के टॉपिक में करेंगे, इसलिए हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। बिंद पर्वत की बात करें तो बिंद पर्वत जो है एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना, सद्भावना चोटी, जो दमोह जिले में है। दमोह कहाँ है, यहाँ मिलेगा, दमोह जिले में ये सद्भावना, या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे गुडविल, गुडविल चोटी है सद्भावना चोटी, जो दमोह जिले में स्थित है। इसकी अगर बात करें तो इसकी दो चोटियां और भी हैं, इसी का विस्तार है। इसका नाम है भांडे और कैमूर। और बिंद कगारी प्रदेश हमने देखा कि रेवा पन्ना पठार में पाया जाता है। इसमें बलुआ पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है। तो कहाँ उपयोग किया गया है,
किलों में उपयोग किया गया है, चाहे वो आगरा का किला हो, चाहे वो दिल्ली का किला हो, उनमें जो लाल लाल जो पत्थर है, बलुआ पत्थर, वो यहाँ से ले जाया गया है सतपुड़ा और बिल पर्वत से। सतपुड़ा की बात करें तो राजपीपला, और यहाँ सतपुड़ा की बात करें तो राजपीपला, ग्वालियर, दो चोटियां, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारी महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ पर महादेव में पचमढ़ी भी है, जो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है। तो पचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? पचमढ़ी में होगी। पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहलाती है। साथ में यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी। तो महादेव श्रेणी जो है होशंगाबाद में मिलती है। होशंगाबाद जो अब नर्मदापुरम बन गया है, तो नर्मदापुरम जिले में ये मिलती है और नर्मदापुरम जिले में ये स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और यहाँ पर पचमढ़ी है जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। और सबसे अधिक वर्षा भी मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में ही होती है। और यहाँ पर एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। अगर हम मेघल श्रेणी की बात करें तो ये अनूपपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की श्रेणी, छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये स्थित है ये श्रेणी। इसीलिए ये विवादित क्षेत्र, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश का कई बार जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। जैसे कई जगह लिखा होता है 30, 82, 52 स्क्वायर किलोमीटर, और कई जगह लिखा रहता है 30, 82, 45 स्क्वायर किलोमीटर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 7 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 7 स्क्वायर किलोमीटर का अंतर आ रहा है। कहाँ पर? ये मैकल श्रेणी के कारण, क्योंकि ये मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। जिसके कारण क्या है, ये विवादित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ ये कहता है कि हमारा क्षेत्र है और मध्य प्रदेश ये कहता है कि हमारा क्षेत्र है, इसलिए विवादित है। अगर इसको शामिल कर लेते हैं तो 52 हो जाता है, इसको हटा देते हैं तो 45 रह जाता है। दोनों ही सही है। अगर दोनों में से दोनों ही ऑप्शन में आ जाए क्वेश्चन में, तो हमें लगाना है 52, क्योंकि वी आर एमपीएंस और छत्तीसगढ़, है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, हम एमपी के हैं, इसलिए हमें 52 लगाना है। तो जो मैकल श्रेणी है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक से जो नदियां निकलती हैं, मैंने आपको बताया, एक सोन निकलती है, जोयला निकलती है और एक नर्मदा निकलती है। तो अमरकंटक से नदियां निकलती हैं। और यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसका नाम है अचानक अमरकंटक, जो 2005 में बनाया गया था। 1999 में पचमढ़ी बनाया था ये होशंगाबाद में। तो इस प्रकार ये हमारा भौतिक विभाजन है। तो ये हमारी एक चीजें हैं, बेसिकली ये पाई जाती हैं। तो ये यहाँ पर मिलेगी, महादेव यहाँ मिलेगा। जो मैंने आपको बताया वो डायग्राम में ऐसे कैसे वही कि नहीं मिलेगा आपको। अगर आप देखेंगे, आप अगर मैप देखेंगे तो आप चीज़ें वहीं पर आपको सेटिस्फाई हो पाएंगे कि वहीं पर आपको मिलेंगी। तो सभी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगी। हम लोग इसी तरह डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इसमें संदेह है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुनने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।